मुझे मालूम है बहुत व्यस्त शेड्यूल था आपका, आपने बताया भी कि बहुत सारे कार्यक्रम आज आपके लंबित थे, लेकिन फिर भी आप आई। अच्छा, लेडी सिंघम इनको ऐसे ही नहीं कहते हैं, इनकाउंटर की विशेषज्ञ हैं और देखिए मुस्कुरा रही हैं। किसी भी गंभीर व्यक्ति को अपनी तारीफ अपने मुंह पर सुनना जो है बहुत असहज करता है, तो मैं नहीं करूँगा ज़्यादा। बात की शुरुआत करेंगे और मेरे साथी किसले जो हैं वो भी बहुत सारे प्रश्न आपसे करेंगे, लेकिन ये बताइए मैम कि 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको नोएडा में, और चूंकि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नोएडा अपने आप में एक स्मार्ट शहर है, तो लिहाजा स्मार्ट शहर को और थोड़ा स्मार्ट करने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोएडा को, गौतम बुद्ध नगर जनपद को यूपी का गेटवे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। धीरे धीरे गाज़ियाबाद और बुलंदशहर के हिस्सों को काट कर बने इस जनपद ने धीरे धीरे लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति की है और इसका श्रेय समस्त जनपद वासियों को जाता है। इस 1 साल में नोएडा में पुलिसिंग करने के दौरान हमने उन्हीं जन आकांक्षाओं को चरितार्थ करने की कोशिश की है। हमने उन्हीं जन आकांक्षाओं के अनुरूप पुलिसिंग के व्यवहार, पद्धति, जिसको कहते हैं इथोस एंड पैथोस ऑफ एनी मॉडर्न सिचुएशन, उसके अनुरूप ढालने की कोशिश की है। कुछ कमियां ज़रूर रह गई होंगी, थोड़ी बहुत जहां कमियां रहती हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं, वहीं आगे बढ़ने की ललक भी रहती है। तो आशा करते हैं कि आने वाले महीनों में हम उस दिशा में भी सुधार करने में सक्षम होंगे। जो अब तक पुलिसिंग होती रही है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती रही है, वो रिएक्टिव पुलिसिंग होती है। स्मार्ट पुलिसिंग और स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें प्रिडिक्टिव पुलिसिंग की तरफ बढ़ना है। हम क्राइम की मैपिंग करके, एनालिसिस करके, किस जगह कौन सा अपराध घटित होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके अनुरूप हमको वहाँ पर पुलिसिंग की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जैसा आपने वेस्टर्न मूवीज़ में देखा है, आशा करते हैं यूपी पुलिस आज की तारीख में बहुत अधिक संपदा संपन्न हुई है, रिसोर्स एनरिच्ड हुई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी उसने देखा है। मॉडर्नाइजेशन के जो पैसे टीयर गैस, शेल और बुलेट खरीदने में जाते थे, वो आज AI और सॉफ्टवेयर डेवलप करने में यूज़ हो रहे हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में हमारी पुलिसिंग की व्यवस्था और परिपक्व होगी और मैच्योर होगी, ऐसी आशा करते हैं। यहाँ पर तमाम स्कूली बच्चे भी हैं और मैं एक सवाल भी है और एक जानकारी भी है कि अगर कोई आपसे पूछे कि यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन सी हैं, तो आप जो है बड़े हंस के और मुस्कुरा कर जवाब दीजिएगा कि उनका नाम लक्ष्मी सिंह है, और ना सिर्फ नाम ही जानते बल्कि उनसे मिल भी चुके हैं। तो एक ज़ोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। थैंक यू। आज इस मंच पर बैठे राजेंद्र जी या मैं या आप लोग नोएडा में चैन की सांस ले पा रहे हैं, आपके परिजन यहाँ पर सेफ महसूस कर रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय जाता है नोएडा पुलिस की मुखिया लक्ष्मी सिंह जी को। मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके जानने वाले, आपको जानने वाले, आपको मानने वाले आपको लेडी सिंघम कहकर बुलाते हैं, तो बतौर एक पुलिस अधिकारी आपको ये नाम कैसा लगता है? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी नोएडा की जो पुलिस कमिश्नर हैं वो पूरे यूपी में, पूरे भारत में लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, ये जो आइकोनोग्राफी है, ये बॉलीवुड पिक्चरों से निकली हुई मेरी समझ में जंजीर और उस समय से काफ़ी चलती रही होगी, बट ये टाइटल देने से पता नहीं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चीज़ रहती है कि चीज़ों को बहुत व्यापक तरीके से देखने की काबिलियत होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स हमेशा आपके अप होने चाहिए, और सल्यूशन फाइंडिंग। मेरी पुलिसिंग का बेस्ट तरीका यही है कि मौके पर पहुंचने के बाद ना केवल आपको चीज़ें कंट्रोल करनी है, बट जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन खोज के देना है। वंस वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मॉडर्न सल्यूशन फाइंडिंग पुलिसिंग, पुलिसिंग जो है वो आपकी पीपल सेंट्रिक हो जाएगी जी, ट्रॉमा सेंट्रिक हो जाएगी। अभी क्या है, हम कॉलोनियल रूल की पुलिसिंग लेके बैठे हैं। अभी पार्लियामेंट ने हमारे 200 साल पुराने लॉज को अमेंड किया है
जिसकी ज़रूरत इस मॉडर्न सोसाइटी में बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी। लेकिन अभी तक क्या है कि जो पर्सपेक्टिव है पुलिसिंग का वो कॉलोनियल पुलिसिंग है, नकारात्मक अवधारणा पर है। ये नहीं कर सकते, ये बंद कर दो, वो नहीं कर सकते, वो बंद कर दो। हमको क्या होना है, ट्रॉमा सेंट्रिक पुलिसिंग, जो आज की तारीख में यूनिवर्सली इंटरनेशनली मॉडर्न पुलिसिंग का जो कंसेप्ट आया है, स्मार्ट पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट आया है, वो ट्रॉमा सेंट्रिक पुलिसिंग है। हमको उसको अपनी पद्धति में डालना है, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अभी आप विक्टिम और परपरेटर की बात करते हैं लेकिन होल इंसिडेंट की बात नहीं करते हैं। जिस दिन हम सोल्यूशन फाइंडिंग पुलिसिंग हो जाएंगे, जिस दिन हम ट्रॉमा सेंट्रिक पुलिसिंग हो जाएंगे, जिस दिन हम पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग हो जाएंगे, उस दिन हमें लगता है कि हम बिल्कुल एकदम ए क्लास की मॉडर्न डेडिकेटेड सोसाइटी के अनुरूप पुलिसिंग करने वाले हो जाएंगे। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण जवाब दिया। ये जवाब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम आदमी पुलिस के साथ कैसा कनेक्ट फील करता है, वो कनेक्ट का नेचर जो है ना बदलने की ज़रूरत है। वो जो एक जो भय देख के आ जाता है उसको बदलकर एक दोस्ती वाला विचार आना चाहिए कि वो हमारे सहयोग के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अपने लोग हैं। आपको लगता है इस दिशा में काम हुआ है? नहीं, बिल्कुल हुआ है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में इस सरकार ने लगातार पुलिसिंग को सबसे ऊपर के एजेंडे पे रखा है। अनफॉर्चुनेटली पुलिसिंग जहाँ बजटिंग आती है, रिसोर्सेज आते हैं, सबसे लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ डिपार्टमेंट होता है। लेकिन इस सरकार ने अपने उस रवैये में तब्दीली लाई है, पुलिस को बहुत एनरिच किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटा सा इनोवेटिव पहल हुई थी मिशन शक्ति के तहत, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की थी। और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना में जब हम अवधारणा पर, कंसेप्ट पर डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें ये चीज़ें आई थी कि ना केवल हम एक सिविल सोसाइटी की सिटिंग कैपेसिटी का एनवायरनमेंट दें विक्टिम को, ताकि उसको थाने आने में ये ना लगे कि हम एक ट्रॉमा से निकलकर दूसरे ट्रॉमा में पहुंच गए। दूसरा, उसको वहाँ बैठा के हम उसको पानी ऑफ़र करें, उसको ये एहसास हो कि सबसे पहले किसी को, अगर किसी हमारे पास जो कोई बहुत मुसीबत में होता है, डिस्ट्रेस में होता है, तो आता है। उस डिस्ट्रेस में अगर हम उसको कंफर्ट दे के, एक एनवायरनमेंट में बैठा के, पीने का पानी दे के उसे पूछ लेते हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारे पहले 3 महीने थे उसमें बेस्ट एक्सपीरियंसेस और बेस्ट रिएक्शन क्या आया था कि गाँव के दूर देहात से जब लोग आके और थाने में बैठे थे, दे हैव नेवर एक्सपेक्टेड इन देयर लाइफ टाइम, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि हम जब थाने में जाएंगे तो दरोगा जी हमको बैठा के पूछेंगे, बाबा पानी पियोगे, ये लो 1 गिलास पानी। दिस इज़ द चेंजिंग ऑफ माइंडसेट and it does not happen in one day. Naturally. उस 1 गिलास पानी ने पुलिस के थाने के पहलू को बदल दिया। This is how small changes are assured. आप बड़े बड़े रेवोल्यूशन तब लाते हैं जब छोटे छोटे चेंजेस हमारे डेली व्यवहार में आने शुरू हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से यूपी पुलिस आगे ही बढ़ेगी। एबीपी लाइव स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है और हमारे शहर तब स्मार्ट होते हैं जब उसे चलाने का तौर तरीका वो स्मार्ट हो। तो स्मार्ट सिटी में बनाने में पुलिस का कितना बड़ा योगदान है और पुलिस का कितना योगदान होना चाहिए, इसके बारे में आपकी राय? देखिए, जो हम लोगों के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो पहले तो 2 सिटीज़ के लिए ही सैंक्शन हुए थे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सभी 17 नगर निगमों, और नोएडा में नगर निगम नहीं है लेकिन फिर भी नोएडा को उसमें इंक्लूड करते हुए इस प्रोजेक्ट को लागू किया है। इस वर्ष और अगले वर्ष हम नोएडा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पूरी तरह इंश्योर करने के लिए सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमको अपने पुलिसिंग के एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। ऑपरेशन दृष्टि के तहत हम CCTVs के इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। एक छोटा सा इंटीग्रेटेड CCTV मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS चल रहा था, लेकिन उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में यूपी में हम सर्वाधिक CCTV कैमरेज को जन सहयोग से, CSR के माध्यम से, सरकारी गैर सरकारी विभागों के माध्यम से और पुलिस के अपने माध्यम से आज की तारीख में हम 35,000 से अधिक कैमरे इंस्टॉल कराने में या पुलिस की व्यवस्था में इंटीग्रेट कराने में सफल हुए हैं। इस पे तो ताली बजती है। मैक्सिमम नंबर है। इससे लाभ ना केवल पुलिसिंग में होगा बल्कि सड़कों को भी अब हमको उस हिसाब से करना है। कई जगहों पर पैनिक बटन हमने इंस्टॉल करवाए हैं। मेट्रोस के जो रेल के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंतर्गत हमारे हेल्प कियोस्क्स आ रहे हैं।
और ये जब हमारा कंट्रोल रूम आज में 2000 कैमरेज के साथ हम एक बार में, दिस इज़ द बिगेस्ट वीडियो वॉल, 2000 कैमरेज को हम एक साथ अगर वॉच कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उससे भी पुलिसिंग में, व्यवस्थाओं में तब्दीली आएगी, चेंजेस आएंगे। मैम ये तो सही है कि आप इक्विप्ड हुई हैं, लेकिन अपराधी भी उतने ही इक्विप्ड हैं, वो भी उतने ही स्मार्ट हुए हैं, टेक्निकली उतने इक्विप्ड नज़र आते हैं। ऑनलाइन ठगी के मामले देखिए कैसे आ रहे हैं, और ये एक ऐसी कॉमन फेनोमेनन है। आप देखिए मजदूरों के साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है, कारपेंटर्स के साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है। कई बार हम लोग ऐसी बातें देख के हैरान रह जाते हैं और वो बेचारे हेल्पलेस नजर आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि गौतम बुद्ध नगर में पिछले साल जो है वो साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं, तो ये कितनी बड़ी चैलेंजिंग है पुलिस की? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कहना चाहेंगे, वो ये कहना चाहेंगे जो इसमें रे ऑफ सनलाइट है कि आपने ये कहा कि छोटे मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स, वो भी ठगी के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इतना तो जाहिर है कि उनकी भी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। दे हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू मेन लाइन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। वो देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। साइबर क्राइम्स में बढ़ोतरी हाल के वर्षों में हुई है, और ये केवल नोएडा की ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के लिए चैलेंज है। जितने हमारे देश के बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके लिए ये चैलेंज है, क्योंकि किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में अगर फायरवॉल अप टू डेटेड नहीं है और फायरवॉल में रेगुलर अपग्रेडेशन नहीं है, आपने एक बार सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया लेकिन चेंजिंग टाइम्स के साथ उसमें अपग्रेडेशन आप नहीं लाए हैं, तो वो एक वनरेबल कैपेसिटी में तब्दील हो जाता है, लाइबिलिटी में तब्दील हो जाता है। तो इसको चैलेंज करने के लिए ही देखिए यूनियन गवर्नमेंट एक साइबर हेल्पलाइन लेकर आई है। 1930 हमारी साइबर नेशनल हेल्पलाइन का नंबर है, जिसके साथ देश में कहीं भी हो वो इस हेल्पलाइन पर तुरंत जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। विद इन 24 आवर्स उसमें फर्स्ट रिएक्शन आ जाता है। नोएडा से आज की तारीख में ठगी करके पैसा कमा के ले जाना अब आसान नहीं रहेगा, जो जहाँ भी रहेगा हम पहुँचेंगे ही, और ये मिसकंसेप्शन भी हम दूर करेंगे कि पुलिस के हाथ हमेशा छोटे रह जाते हैं। पुलिस के हाथ अब बहुत लंबे हो रहे हैं। अच्छा, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये मुझे ख्याल से सारी जनरेशन्स को डायलॉग याद होगा। एक चीज़ मैम, बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास मुझे मालूम है, लेकिन एक सवाल बहुत ज़रूरी है करना। एनकाउंटर जो है वो चर्चा का विषय है, और अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों ने सरेंडर भी किए हैं, ये सच है। आपको लगता है एक ऑफिसर के तौर पे, चूँकि आपका अनुभव भी रहा है लंबा, उत्तर प्रदेश में तमाम महत्वपूर्ण पदों पे आपने काम किया, नोएडा में, एनकाउंटर इज अ सॉल्यूशन? क्या अपराध का उन्मूलन एनकाउंटर से संभव है, या इसके अलावे कोई और महत्वपूर्ण तरीका भी हमें प्रयोग में लाना होगा, ढूंढना होगा? जब हम नौकरी में आए थे तब हम आपको छोटी सी वानगी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको अपने पूरे कैरियर में कोई बहुत आसान डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला जहाँ थोड़ी सी पुलिसिंग करिए और चैन की नींद सो जाइए। ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में गए जहाँ पे कोई ना कोई चैलेंज मौजूदा व्यवस्था के लिए बना हुआ था। हम लोगों ने एंटी डकैती ऑपरेशंस चलाए हैं, चंबल की कटरी में, गंगा की कटरी में, चित्रकूट के पहाड़ों में। जब अगर देश की जो नेशनल लिस्ट निकलती थी टॉप 10 अपराधी, तो देश के टॉप 20 अपराधी सब उस समय यूपी में ही होते थे, सब फलाने यूपी के ही होते थे, और आपको उनके खिलाफ जिस जिले में आप रहते थे कार्रवाई करना होता था। कटरी में छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं कि जब हम किसी एक गंगा की कटरी में एक किडनैपिंग का, अपहरण का उद्योग चलाने वाले छोटी सी वानगी पर खड़े होकर 12-12 गांव वालों को ट्रैक्टर से कुचलने वाले, जब ऐसे डकैतों के खिलाफ हम कार्रवाई करते थे तो आमने सामने गोली चलती है। आमने सामने गोली में चलने में आप छोटी सी अपनी टीम एक लेके जाते हैं। टीम आपकी ऐसी होती है जो आपके साथ बगल में खड़े होकर गोली चलाए। आती हुई गोली का जवाब देना उस समय आपके लिए परिस्थितियों की डिमांड हो जाती है। सरकार ने, कोर्टों ने और हमारी न्याय व्यवस्था ने हमेशा चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना के रखा है। एनकाउंटर्स कोई यूपी में आज नहीं हो रहे, पहले भी होते थे, और वो उसका प्रभाव है कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि उस तरह का संगठित अपराध यूपी में होना बंद हो गया है।
हम इसको यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, क्योंकि उन डकैत गैंगों से, उन माफियाओं से, जिनकी एक ऑल्टरनेट इकोनॉमी चलती थी, उससे तमाम वर्जनाओं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बतौर पुलिस ऑफिसर लड़ना आसान नहीं था। आज आसान है। आज कम से कम आपके पीछे कोई खड़ा है जो कहता है कि नहीं, अगर माफिया है तो उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत अलग अलग विभत्स तरह के दौर देखे हैं। मैम, सबसे पहली बात तो आपके बारे में मैंने आज के दिन ही सुना है, तो आज तो मैं आपकी फ़ैन ही बन गई हूँ, क्योंकि आपके काम ही ऐसा है। लेडी सिंघम का टाइटल मिलना आसान बात नहीं है, और जैसे कि कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जो सरकार होती है वो कानून के हाथ काट के रखती है। मेरा ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इतनी बड़ी जनता के लिए काम कर रहे हो, तो आपके मन में क्या सवाल आता है कि जनता का क्या फ़र्ज़ बने? जनता का इतना सपोर्ट आना चाहिए कि पुलिस और जनता दोनों मित्र बन जाएं। जैसे आपके दोस्त आपके बगल में बैठे हैं और आप सहज भाव से बात कर रहे हैं, जिस दिन हम दोनों जनता और पुलिस साथ बैठ के ऐसे सहज भाव से बात करने लगे, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा समय होगा। हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स में काम करते हैं, लेकिन हमारी जनता की अपेक्षा क्या होती है? जनता की अपेक्षा ये होती है कि चौराहे पर, चप्पे चप्पे पर, हर सड़क पर पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम जब सड़क से निकले और हमें ज़रूरत हो तो पुलिस कोई ना कोई मदद करने वाला हमें मिलना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, अगर हम डिस्ट्रेस कॉल देते हैं तो उसके लिए पुलिस को हमारी मदद के लिए आना चाहिए। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको इनको देख के एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रहा है अंदर के नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए, इससे बड़ा अप्रूवल तो कुछ। हाँ, ये सुनने में अच्छा लगा कि कम से कम सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन माई साइज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ इस मंच पे आने के लिए और इतनी सकारात्मक बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बेबाक सेशन। बट अब लक्ष्मी जी को फेलिसिटेट करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी द CEO ऑफ ABP नेटवर्क मिस्टर सौरभ याग्निक। सर प्लीज़ आइए एंड इनको फेलिसिटेट कीजिए। कैन यू प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन।